हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मिया टिंग एक्सप्लेन करूँगी ये ड्रामा बेसिकली प्रापाई जो हमारी फीमेल लीड है और खोंगखाई इस ड्रामे का मेन लीड उसके ऊपर है। इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था, फिर भी एक दूसरे से शादी करनी पड़ती है अपनी फैमिली के प्रेशर में आते हुए। उसके बाद क्या क्या मोड़ इनके लाइफ में आती है वो सब ये ड्रामा बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। और साथ में हमारा जो मेन लीड है खोंगखाई, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी प्रापाई के लिए वो सब हम दिखेंगे और देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मेरे लिए एक फोर्स मैरिज जैसा कंसेप्ट पहली बार है इस चैनल में, तो आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद ज़रूर आएगी। हम देखते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बैकग्राउंड वॉइस में स्टार्ट होता है ड्रामा, जहाँ पर जो हमारा मेन लीड था खोंगखाई, हीरो का नाम है खोंगखाई, वो बोल रहा होता है कि मुझे शादी नहीं करनी है मॉम, लेकिन उसकी मॉम बोलती कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ जो इस तरह से मना कर रही है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें किसी भी कीमत पे उससे शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर खोंगखाई बोलता है कि ब्रोंग अभी रेडी नहीं है, वो बिजी है और मैं भी रेडी नहीं हूँ। ब्रोंग मतलब उसकी गर्लफ्रेंड जो हमें बोंग को दिखाया जाता है वो शूट पे थी, यहाँ पर फिर से घर पे दिखाया जाता है। और यहाँ पर उसकी मम बोल रहे होते कि तुम ना मुझे मना करो, इतनी तुम्हारी हैसियत अभी बनी नहीं है तो तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी प्रापाई से, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर फिर भी वो बोल रहा था कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई शादी वादी करने वाला नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है ब्रोंग शूट खत्म होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड यानी कि खोंगखाई को कॉल करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। खोंगखाई की मॉम बहुत गुस्से में बोलते हैं कि मैंने फाइनल बोल दिया, तुम्हें शादी करनी है तो करनी ही है, तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकते, बोल देती है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर सीन कट होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पर लॉयर अंकल बोलूँगी मैं उनको, वो इस फैमिली के लॉयर भी थे और फैमिली मेम्बर जैसे भी, और वो उससे बोल रही थी कि खोंगखाई की मम मुझे मना नहीं कर सकता, शादी के लिए रेडी हो जाओ। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो खोंग थी वो फ़ोन में उसके जो खोंगखाई के घर है ना उसमें कोई है जो ब्रोंग की एक जासूस जैसी बोल सकते हैं, तो वो बोलती है कि उसकी शादी होने वाली है, तो उसे लग रहा था कि उसके साथ शादी होने वाली है, अब उसे थोड़ी पता था किसी और के साथ शादी होने वाली है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, यहाँ पर खोंगखाई की मॉम प्रापाई की मॉम और डैड से मिलने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो प्रापाई की मॉम और डैड है वो खोंगखाई की मॉम को बहुत मानते हैं, और जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना हमेशा खोंगखाई की मॉम ने उन लोगों की मदद की थी। और शायद अगर खोंगखाई की मॉम ने ज़रूरत वाले वक्त पे हेल्प ना किया होता तो आज शायद प्रापाई की मॉम जिंदा भी ना होती। मतलब इस तरह से ये लोग ना इनके एहसान के नीचे दबे हुए थे, लेकिन यहाँ पर खोंगखाई की मॉम उन लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करती थी। और उनका जो बेटा है इतना बड़ा नालायक और कमीना बेटा है, तो उसको सही लाइन पे लाने के लिए वो चाहती थी कि प्राई बोलूँ या फिर प्रापाई जो हमारी फीमेल लीड है वो इनसे शादी करे उससे। तो यहाँ पर प्राई की मॉम बोलते कि उसे पता है ये बात हमारे घर तक आ पहुँची है, लेकिन अब फाइनल डिसीजन तो उसी का है ना, ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पर खोंगखाई की मॉम वो इसे सोच रही थी, प्रे कर रही थी कि आई जस्ट स्टॉप वो शादी के लिए हाँ बोले, क्योंकि उनके लिए बहुत मायने रखने वाला था। और हमें दिखाया जाता है प्रापाई एक असिस्टेंट शेफ थी होटल में, और यहाँ पर वो कुछ खाना रेडी कर रही होती है और खोंगखाई की मॉम जाके प्रापाई से मिलती है, हेलो हाय होता है यहाँ पर नॉर्मल वाला, लेकिन जो हमारी प्रापाई का एक स्वीट गेस्चर है ना वो खोंगखाई की मॉम को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में प्रापाई लिफ्ट में जा रही होती है और अंदर जाने के बाद खोंगखाई एक लड़की के साथ लिफ्ट में आता है। मैंने बोला ना आप लोगों को ये लड़का एक नंबर का लड़की बाज है, तो ये देखना तो नॉर्मल सी बात थी। और यहाँ पर जब वो लड़की खोंगखाई को नाम से बुलाती है तो प्रापाई को पता चलता है ये वही लड़का है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। और उसके बाद सडनली क्या होता है ना, लिफ्ट खोलने के बाद एक लड़की आती है फैन नाम की लड़की, और उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है जिस लड़की के साथ खोंगखाई था। और वो बोल रही थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की ट्राई कर रही हो, हाउ डेयर यू बोल के वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से लड़ रही होती है। यहाँ पर प्रापाई उसे देखते हुए बोलती कि उन दोनों को रोको, क्या कर रही हो। और उसके बाद वो उन दोनों को रोकने की ट्राई करता है। और उसके बाद यहाँ में दिखाया जाता है एक इवेंट चल रहा होता है, यहाँ पर प्रापाई थी और हमारा खोंगखाई, एक तो देखो था तो बहुत बड़ा घर का बेटा,
और उसे इससे कायदे के हिसाब से तो सब कुछ आना चाहिए था अब इसके बारे में कौन सा प्रोजेक्ट क्या चल रहा है। लेकिन अब बोला ना मैंने, जैसे निकम्मा बेटा जिसको कुछ पढ़े ही नहीं है, तो यहाँ पर जो खोंखाई की आंटी थी वो उसे प्रॉब्लम में डालने के लिए मीडिया वालों को उसके सामने भेज देती है और वो ये पूछने के लिए बोलती है कि जो अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में क्या अपडेट क्या है और मतलब उसके बारे में उसे कितना पता है। तो सेम क्वेश्चन रिपोर्टर पूछते हैं खोंखाई से। और अब देखो खोंखाई ठहरा एक नंबर का निकम्मा, उसे थोड़ी पता है कि उसके घर में क्या चल रहा है या फिर ऑफिस में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ना यहाँ पर प्रापाई को इसे अपने पास खींचता है और बोलता है कि हमारे ना एम्प्लॉय को भी अच्छी तरह से पता होता है, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, तो हमारे ऑफिस में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना उसके बारे में इससे पूछे, ये जहाँ इसे सब कुछ पता है और आपको प्रॉपर आंसर देगी, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद रिपोर्टर वाले प्रापाई से पूछ लेते हैं और प्रापाई या वो ब्यूटी विथ ब्रेन वाले एग्जाम्पल में बेस्ट फिट बैठती थी, तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इस मोमेंट पे खोंखाई काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अब उसे थोड़ी पता है कि इसी लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली है बाद में, बस वो तो उसे नॉर्मल एक लड़की ट्रीट कर रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्राई यानी कि पापाई, और ड्रेस चेंज करके पार्टी में वापस आती है और हमारा ठरकी खोंखाई उसे फॉलो करने लग जाता है। और यहाँ पर पापाई उसे नोटिस करती है, उसे पता है एक खोंखाई है जिसके साथ मेरी शादी की बात चली है, लेकिन खोंखाई को पता नहीं, मैंने आप लोगों को बोला है ना ये याद रखना। तो उसे पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर खोंखाई बोलता है कि तुम बस एक सेफ नहीं हो, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो इस मूवमेंट पे हमारी प्रापाई ऐसे इंसल्ट करती है ना, उसका देखने में तो मज़ा ही आ गया। यहाँ पर प्रापाई बोलती है कि अरे कोई बड़ा इंसान मतलब फेमस पर्सन जिसके पास जीरो नॉलेज होने से अच्छा है, मैं छोटी सी हूँ एटलीस्ट, लेकिन मेरे पास नॉलेज तो हो ना सिचुएशन को हैंडल करने का, इतना मेरे पास कैपेसिटी तो हो ना, इसलिए मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। ये सुनने के बाद उनसे ना बहुत गुस्सा आता है और वो बोल रहा था कि तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो, हाउ डेयर यू। तभी यहाँ पर ब्रोंग आ जाती है, ब्रोंग मतलब खोंखाई की गर्लफ्रेंड। और उसके बाद यहाँ पर वो वहाँ से चली जाती है हमारी हीरोइन। और यहाँ पर इन दोनों का बाबू सोना चल रहा था। बेसिकली ना हमारा खोंखाई उसे शादी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था और ब्रोंग उससे शादी करना चाहती थी और अभी भी पता नहीं कि वो किसी और से शादी करने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो खोंखाई था ना वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के बाद उसके पीछे पीछे चला जाता है प्रापाई के, और वो उसे ऐसे बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प की है आज, तो तुम ना कुछ मतलब मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करो, तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो बोलती कि आर यू श्योर, जो मुझे चाहिए तुम मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पर वो बोलता कि ऑब्वियसली बोलो क्या चाहिए। तो वो बोलती कि जो मुझे चाहिए ना मैं खुद ही ले लूँगी, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने जाती है, एक तमाचा मारती है और वो यहाँ पर खोंखाई बोलता है कि तुमने क्यों किया, मतलब तुमने मुझे सडनली स्लैप क्यों मारा। तो बोलती है कि ये इसलिए कि आज मैं तुम्हें ना 3 बार मिल चुकी हूँ एक ही दिन में, लेकिन ना तीनों बार मैंने ये देखा है कि तुम लड़कियों की ना इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। तुम्हारे लिए लड़की कोई खिलौना की तरह है, तो तुम ये डिजर्व करती हो। और ये ना इसलिए ताकि तुम अपने होश में आओ। इस दुनिया में ना सारी लड़की तुम्हारे लिए लड़ेगी नहीं, मरेगी नहीं, और थोड़ा लड़कियों का रिस्पेक्ट करना सीखो। और अभी तीसरी बार ये मेरे साथ हो चुका था, मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मुझे ना खरीदने की ट्राई कर रहे थे, उसके बदले में पैसों से इसे कंपेयर कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें होश में लाने के लिए स्लैप मारा, बोलती है। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। खोंखाई वाज लाइक ये कौन बंदी है जिसने मुझे आज इतनी बुरी तरह से इंसल्ट कर लिया, ऐसा वो सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट वाला सीन। देखो गाइज, प्रापाई ना प्रॉपरली देख चुकी थी खोंखाई किस तरह का इंसान था, और अब उसके ऊपर था डिसीजन लेना कि उससे शादी करनी है या नहीं। उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल ही फोर्स करने वाले नहीं थे। हमें दिखा जाता है घर पे वो अपनी मॉम से इसी के बारे में बात कर रही होती है और वो बोलती है कि मैंने देखा वो ना हमारी सोच से ना बिल्कुल अलग है, उससे लड़कियों की रेस्पेक्ट करने की कोई आदत नहीं है, वो बहुत बदतमीज़ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है ना उसके आगे मैं मना नहीं कर सकती मॉम। तभी उसकी मॉम बोलती कि आर यू श्योर, प्यार के बगैर ना कोई भी रिश्ता ऐसे चलता नहीं है। तभी वो बोलते कि कोई ऐसे मरा हुआ रिश्ता है उसे याद करके रहना, मतलब कोई जा चुका है उसे याद करके अपनी लाइफ स्पॉइल करने से अच्छा है किसी ने हमारी बहुत मदद की है तो उसके बदले में मैं एक कर लेती हूँ। यानी कि वो बोल रही थी कि खोंखाई की फैमिली ने उसकी बहुत मदद की है तो इससे बेहतर है वो शादी कर ले, ऐसा वो बोलती है। तो हमें दिखाया जाता है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था ना, हमारी फीमेल लीड प्रापाई
वो किसी से प्यार करती थी वेन, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस बंदे ने इतनी नहीं कमीनापंती की है ना, उसकी वाइफ ऑलरेडी थी, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी हमारी फीमेल लीड को धोखे से उसने प्यार में फंसाया था। और बाद में जब वो उसे दूर जाने की ट्राई करती है ना, तो वो बार बार उसे उसका पीछा कर रहा था। और उसकी वाइफ जो अपने पति को तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन बार बार अपने पति की मिस्ट्रेस बोल के हमारी फीमेल लीड यानी कि प्रापाई को बहुत सुनाया करती थी। और इसी चक्कर में ना वो चाहती थी कि किसी भी कीमत पे उस चीज़ से वो दूर भाग पाए, और वो उसके लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन था। भले ही वो प्यार ना करती हो, लेकिन उसकी फैमिली ने जितना कुछ किया था ना हमारी फीमेल लीड की फैमिली के लिए, तो इसीलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। वो बोलते कि मॉम आप जाइए, और उन लोगों से बोले कि मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। सो अब शादी वाला दिन देखो, शादी वाला दिन से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, वेडिंग जो होता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने वाला मोमेंट, यहाँ पर ना हमारी फीमेल लीड आती है और हमारा हीरो इतना बड़ा आलसी, और मतलब उसे तो बस एटीट्यूड दिखाना है और अपनी मॉम को ना ऐसा दिखाना है कि मुझे कोई इंटरेस्ट है इस शादी में। तो इसी चक्कर में वो टॉक्सिडो पहन के आता है शादी करने मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने के लिए। और यहाँ पर लॉयर अंकल बोल रहे थे कि ये शादी वाले फंक्शन के लिए कुछ ज़्यादा ही इनअप्रोप्रिएट नहीं हुआ क्या ड्रेस। तो वो बोलता कि तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे भी मॉम चाहती है ना मैं शादी करूँ, तो मैं उसी के लिए आया हूँ, अब बाकी मैं जो भी पहनूँ मेरी मर्जी, मेरा स्पेशल दिन है, बोल देता है। और उसके बाद वो जाता है और फीमेल लीड को देख के पहले तो शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं हैंडसम दिख रहा हूँ ना इस ड्रेस में, ऐसा वो पूछता है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, ब्रूम को पता चलता है खोंकाई शादी करने वाला है। ये सुनने के बाद तो वो तो पागल हो जाती है। और यहाँ पर शादी वो जो मैरिज सर्टिफिकेट साइन करता है ना, वो उसके बाद वहाँ से चला जाता है। बेसिकली उसका क्या था ना, उसे ऐसा लग रहा था कि वो पैसों के लिए बिक चुकी है, क्योंकि वरना आजकल के ज़माने में कौन सी लड़की पहली मुलाकात में किसी को मिलने के बाद उससे शादी करने के लिए मान जाती है। तो वो वही टेंटम थ्रो करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर उसके नज़र में ना प्रापाई की इमेज बहुत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर उसकी मम पीछे पीछे जाती है और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उन लोगों के सामने इस तरह से ट्रीट करने की। तो यहाँ पर खोंकाई बोलता है कि वो एक नंबर की गोल्ड डिगर है, अगर वो गोल्ड डिगर ना होती तो पहले दिन में किसी से मिली है और उससे शादी करने के लिए क्यों हाँ बोलती। तब यहाँ पर खोंकाई की मम बोलते कि काश मैं तुम्हें समझा पाती, किसी दिन तुम समझ जाओगे उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल के कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर, ऐसा वो बोल रही थी। तो बेसिकली गाइज क्या था ना, आंटी जी ना अपने बेटे को प्रोटेक्ट भी करवाना चाहती थी, उससे उसकी शादी करवा के वो बाकी चीज़ें ना बाद में खुलता जाएगा। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्रापाई रूम में थी, बहुत नर्वस थी। अब देखो शादी सर्टिफिकेट तो साइन कर लिया, अब पार्टी वाला, अब प्रॉपरली रिचुअल वाला शादी होने वाला था। वो ऐसा अपने आप को बोल रही थी कि आज जस्ट मैं गलत ना हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, बोल के अपने आप को समझा रही होती है। यहाँ पर खोंका आता है पीछे से और बोलते कि ऑब्वियसली यू आर नॉट रॉन्ग, वरना तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम गलत कैसे हो सकती हो, तुमने तो एक अमीर जाति को फंसाया है, वो भी इतनी पहले दिन में मुलाकात हो गई और उसके बाद शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। तो यहाँ पर प्रापाई ऐसे उसे देखते हुए बोलती कि ऑब्वियसली तुम जैसे ऐसे लड़कीबाज इंसान से शादी करके, आई नो मैं ना थोड़ा थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन तो कर रही हूँ, लेकिन जो भी मुझे मिल रहा है ना तुम्हारी फैमिली से वो ना इनफ है, ऐसा वो बोल देती है। बेसिकली ना प्रापाई उसके सामने ना काफ़ी टॉप बनती है और ऐसा दिखाती है कि यस आई एम अ गोल्ड डिगर। तो यहाँ पर ना वो खोंकाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि तो तुम इसके लिए भी रेडी रहना कि तुम्हें बस इतना नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है, मतलब कि मीन से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें उस सब झेलना पड़ेगा। यहाँ पर वो बोलती कि कोई बात नहीं, अगर मुझे इतना कुछ मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा तो मैं सह लूँगी, ऐसा वो बोलती है। तब यहाँ पर अंकल जी आती है और वो बोलती कि ओ सॉरी सॉरी मैं तो भूल गया था तुम दोनों की शादी हो गई, लेकिन अभी ना नीचे जाना पड़ेगा रिचुअल के लिए, अभी शादी के लिए थोड़ा सा टाइम है, प्रॉपरली शादी के लिए चलो बोल देती है। और उसके बाद वो लोग नीचे चले गए थे, शादी हो जाती है, वो वाला शादी मतलब प्रॉपर शादी रिचुअल वाला। और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई थी और वो उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी। और यहाँ पर गिफ्ट लेने के बाद ना ऐसे कुछ सीन्स भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारी फीमेल बहुत स्मार्ट थी तो वो सिचुएशन को इस बार भी संभाल लेती है। और यहाँ पर हमारा हीरो वो प्रापाई को तो सीधा सीधा बोल रहा था कि तुम्हें ना शर्म नहीं आती, कोई प्रोस्टिट्यूट बन के आ रही हो यहाँ पर, मतलब पैसों के लिए आपने आपको ऐसे बेच रहे हो तो प्रोस्टिट्यूट नहीं हो गई ना तुम, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं मैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम किसी दिन समझोगे अभी नहीं। तो यहाँ पर खोंकाई बोलता कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे कि मैं नहीं समझूंगा। तो यहाँ पर प्रापाई उसे ऐसे देखती है और स्माइल करते हुए बोलती कि क्योंकि ना तुम ना मंद बुद्धि हो, साथ में तुम्हारे पास अंदर दिमाग तो है नहीं, भेजे में बस ना गोबर पड़ा हुआ है, तो अभी तुम ये सब नहीं समझोगे, तुम ना अपने काम पर फोकस
करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ जहाँ जाना है जाओ, कुछ भी करो, ऐसा वो बोल देती है। काफ़ी ज़्यादा ना मतलब उसके टक्कर की थी हमारी प्रेपाई। और उसके बाद दिखाया जाता है बेन, जो प्रेपाई को मिलने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर बेन को देखने के बाद अंकल और कॉन्काई ऐसे बोलते कि ये कौन है, तो अंकल बोलते कि वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए, आज इसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर वो उसे कंग्रेचुलेट करता है बेन, और वो फूल देने वाला था, तभी यहाँ पर फिर से उसकी वाइफ आ जाती है और हमारी फीमेल लीड की इंसल्ट करने लग जाती है। तो इस बार फीमेल लीड को बहुत गुस्सा आता है प्रेपाई को, और उसे तमाचा मारती है और बोलती है कि पहली बात, आज मेरी शादी हो रही है तो तुम यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, तुम ना खुद ही खुश रही रहती है और बार बार मुझे सुनाने आ जाती हो, बोल के उसे वहाँ से भगा देती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी फनी वाला सीन बन जाता है, मतलब बहुत अच्छे से उसे ऐसे सबक सिखाती है। और इसके बाद शादी हो गई, सब कुछ हो गया। और यहाँ पर अंकल, जो लॉयर अंकल थे ना, जाने से पहले बोलते कि देखो बेटा, अब ना तुम बड़े हो चुके हो और मुझे ना तुम्हें ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि स्लीपिंग पार्टनर और वाइफ में क्या फ़र्क होता है, तो तुम इस बात समझ लेना और हमारी क्यूट सी प्रेपाई को ना वाइफ की तरह ट्रीट करो, अपने स्लीपिंग पार्टनर की तरह नहीं, ऐसा वो बोल देते हैं। और उसके बाद वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर कॉन्काई ना ऐसे सोच रहा था कि स्लिम वाइफ माई फुट, और उसके बाद वो जाता है ड्रेस चेंज करके आता है। यहाँ पर कॉन्काई वो अपनी ड्रेस चेंज करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उसकी जो उसका गाउन का जो बटन था ना, वो खुल ही नहीं रहा था पीछे की तरफ से। यहाँ पर कॉन्काई आता है और वो बोलता है कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। वो बोले थे कि नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो बोलता है कि चुपचाप बैठो, कौन सा मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। और उसके बाद वो उसे उसका जो ड्रेस है ऐसे खोने में हेल्प करता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बैग तो काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब वो ठरकीपन फिर से शुरू हो गई। यहाँ पर वो ऐसे झटक से उठती है और उसके बाद वो बोलती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद ही अपना काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर कॉन्काई बोलते कि क्या बात है, तुम डर रही हो क्या कि मैं मूड में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर वो उसे ऐसे दिखाता है और बोलता है कि तुम ना मैरिज सर्टिफिकेट के साथ अपना फर्स्ट नाइट एंजॉय करो, मैं तो तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, मैं दूसरे रूम में जाके सो रहा हूँ, बोल के वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने के बाद अंकल फिर से वहीं पर थे और वो बोलते कि बेटा, आज तुम्हारा फर्स्ट नाइट है और तुम इस तरह से ना सिर्फ गुस्से में बाहर आओ तो ये प्रॉपर नहीं लगेगा, जाओ चलो वापस जाओ, बोल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर प्रेपाई ड्रेस चेंज करके आती है। तो यहाँ पर तो काफ़ी मूड में था हमारा वन था, वो उसे देखते हुए बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने बोला था तुम दूसरे रूम में सोने वाले हो, तो मुझे लगा था वहीं पर सोओगे। तो यहाँ पर कॉन्काई उसे बोलता कि क्या बात है, आज मेरा फर्स्ट नाइट है और मैं ऐसे दूसरे रूम में सोऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे भी तुम्हें तो अपनी वाइफ वाली ड्यूटी पूरी करनी है ना, तो ऐसे में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर हम प्रेपाई ना थोड़ा नर्वस हो जाती है और वो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कॉन्काई था वो बोलता कि कोई बकवास नहीं कर रही, चलो हम ना अपना काम शुरू कर लेते, बोल के उसे ऐसे खींचता है और ऐसे सोफे पे ले जाता है। वो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और काफ़ी घबराने लग जाती है। और इसी के साथ साथ दिस एपिसोड एंड शेयर। तो मुझे बताओ गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। ऐसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, पुराना ड्रामा था भले ही, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी मिलने की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन मेरे डिसीजन से क्या होगा आप लोग मुझे बताओ। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को इसकी स्टोरी पसंद आ रही है और आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी स्टोरी को आगे करूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।